बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास न्यूक्लियस तीन टाइप के हैं, लाइट न्यूक्लियाई, इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई और हैवी न्यूक्लियाई। और ये कैटेगरी किस बेसिस पर थी? मास नंबर पे। अगर मास नंबर 1 से 50 तक है तो ये लाइट न्यूक्लियाई हैं, अगर 50 से 60 तक है तो इंटरमीडिएट है, अगर 60 एंड ऑनवर्ड है तो इसमें स्टेबल न्यूक्लियाई कौन से हैं? इंटरमीडिएट हैं। वजह बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत ज्यादा है और इसमें लाइटर न्यूक्लियाई भी अनस्टेबल, हैवी न्यूक्लियाई भी अनस्टेबल है और इन दोनों की अनस्टेबिलिटी की अपनी अपनी वजूहात हैं। ये अनस्टेबल है किस वजह से? सरफेस इफेक्ट, जिसे आज हम डिस्कस भी करेंगे। ये स्टेबल है किस वजह से? कूलम रिपल्जेंट। ये स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए कौन सा रिएक्शन करेगा? फिजन, ताकि टूट के इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई की कैटेगरी में जाए। ये क्या करेगा? फ्यूजन रिएक्शन करेगा ताकि फ्यूज करके अपना मास नंबर ज्यादा कर ले। समझ आ गई? अच्छा, अब बात इससे आगे बढ़ेगी और वो बात ये है कि व्हाट आर द डिफरेंट मेजर्स ऑफ न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। Measures of nuclear stability. देखिए, ये जो एटम है तो एटम के लिए कंप्लीट मॉडल आ चुका है जिसे हम मैटर मॉडल ऑफ एटम कहते हैं, जो एटम की तमाम प्रॉपर्टीज और एटम के स्ट्रक्चर को फुली एक्सप्लेन कर देता है। इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में रहता है, कौन सी सब शेल में रहता है, उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एमएस या उसके स्पिन क्वांटम नंबर क्या क्या है, यानी उस शेल में रहता है तो कौन से स्पिन के साथ रहता है, स्पिन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसकी तमाम प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकता है वेक्टर मॉडल ऑफ एटम। लेकिन न्यूक्लियस के बारे में ऐसा कोई सिंगल मॉडल नहीं है जो न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज को कंप्लीटली एक्सप्लेन कर सके। अब हमें नहीं पता न्यूक्लियस की इन तमाम प्रॉपर्टीज के बारे में, तो हम न्यूक्लियाई के बारे में बताते हैं कि कुछ न्यूक्लियाई इस वजह से स्टेबल है, कुछ न्यूक्लियाई दूसरी वजह से स्टेबल है, कुछ न्यूक्लियाई एक और रीजन की वजह से स्टेबल है। तो दोज मेजर्स आर, फर्स्ट वन वी हैव बाइंडिंग फ्रिक्शन या पैकिंग फ्रिक्शन, जो हमने पढ़ा कि अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगी तो न्यूक्लियस बहुत स्टेबल होगा। ये हम पढ़ के यहाँ तक आए। जो सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास वो है N/Z रेशो, यानी न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो। और थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास या थर्ड मेजर है हमारे पास इवन ऑड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। दिस वन वी अंडरस्टैंड, इसको फिर हम जाके ग्राफिकल एनालिसिस भी स्टार्ट करेंगे। लेकिन N/Z रेशो में अगर हम देखें तो हमने ये देखा कि जो स्मॉल न्यूक्लियाई हैं और जो हैवी न्यूक्लियाई हैं, अनस्टेबल तो वही है ना, तो स्मॉल न्यूक्लियाई स्टेबल होंगे अगर उनकी N/Z रेशो 1 के बराबर होगी। हैवी न्यूक्लियाई स्टेबल होंगे अगर उनकी N/Z रेशो 1 से ज्यादा होगी। अब देखें, इसमें आपके पास ये Li36 अच्छा खासा स्टेबल है, C612 अच्छा खासा स्टेबल है, क्योंकि आप देखें यहाँ पर 3 प्रोटॉन भी हैं और 3 न्यूट्रॉन भी हैं। तो N/Z रेशो 3/3 इज 1, इधर भी 3/3 इज 1। अगर आप ऑक्सीजन को देख लें तो O816, यहाँ पर भी N/Z रेशो क्या है? 1 के बराबर है। लेकिन अगर आप यूरेनियम को देखें, हैवी है, 92 235 ले लें, थोरियम को ले लें, थोरियम 90 236 ले लें या 234 ले लें, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन्स की तादाद प्रोटॉन से कहीं ज्यादा है। जैसे 235 - 192 इज 143, और इसी तरह
234 minus 90 is 144. तो यूरेनियम में 143 न्यूट्रॉन है एज कंपेयर टू 90 प्रोटॉन्स। अच्छा, थोरियम में 144 न्यूट्रॉन्स है एज कंपेयर टू 90 प्रोटॉन्स। तो हैवी न्यूक्लियाई में न्यूट्रॉन्स की तादाद ज्यादा है एज कंपेयर टू लाइटर न्यूक्लियाई। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो तो फिर आपके स्मॉल न्यूक्लियाई और हैवी न्यूक्लियाई स्टेबल होंगे। तो स्टेबिलिटी की एक और वजह सामने आ रही है, एक और रीजन हमें पता चल रहा है कि ऐसा भी होता है। ऐसा क्यों होता है इसके ऊपर फर्दर डिस्कशंस लेटर ऑन करेंगे हम इंशाल्लाह। फॉर द टाइम बीइंग ये ऑड एंड इवन नंबर को भी देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन लिख दूंगा, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लिख दूंगा और यहाँ पे स्टेबिलिटी के बारे में बताऊंगा। अब ऐसा ऑब्जर्व किया गया है, इसका रीजन हमें ज्यादा डिटेल से पता नहीं है क्योंकि मैंने आपको कहा कि न्यूक्लियर मॉडल अभी भी इनकम्प्लीट है। तो हमने ये कि अगर हमारे पास एटॉमिक नंबर भी इवन हो, ठीक है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी इवन हो, तो ये पीरियोडिक टेबल के सबसे स्टेबल न्यूक्लियाई होंगे, जैसे ये लिखे हुए भी आपके पास। अच्छा, नहीं, क्या ये Li36 इसमें दोनों इवन? नहीं, ऑड कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, ठीक है। अगर इवन लेना चाहते हैं तो क्या ले लेंगे? 2He4 ले लेंगे, ठीक है ना, 2He4 ले लेंगे, तो ये आपके पास इवन आ जाएगा। C612 भी इवन के कॉन्फ़िगरेशन में आता है, C612 भी इवन कॉन्फ़िगरेशन है। ऐसे न्यूक्लियाई, ऑक्सीजन भी इसी कैटेगरी में आता है, O816। तो ऐसे न्यूक्लियाई जिनमें प्रोटॉन्स भी इवन हो, न्यूट्रॉन भी, वो बहुत ज्यादा स्टेबल होंगे, ऐसा ऑब्जर्व किया गया। फिर ऐसा हो सकता है कि ये इवन हो और ये ऑड हो, या ये ऑड हो और ये इवन हो, तो ये ऊपर वाले कॉन्फ़िगरेशन के मुकाबले में लेस स्टेबल होंगे। और फिर ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि ऑड कॉन्फ़िगरेशन रखने वाले लीस्ट स्टेबल ऊपर वालों के मुकाबले में। तो अब ये स्टेबिलिटी की एक और मैयर है, इनमें लाइक एक्सेप्शंस भी हैं। अच्छा, इसमें एक्सेप्शन ये 1H2 ऑड कॉन्फ़िगरेशन है, Li36 ऑड कॉन्फ़िगरेशन है, और जो B510 है ये भी ऑड कॉन्फ़िगरेशन है, N714 ये भी ऑड कॉन्फ़िगरेशन है। इसी तरह एक और न्यूक्लियाइड है X, मुझे उसका नाम एग्जैक्टली नहीं याद है, लेकिन 75 और 180। अब ये सारे ऑड कॉन्फ़िगरेशन देखें, 135 775 ये सारे ऑड है, ये तो हमें पता चल गया। लेकिन अब देखें 2 - 1 1, ये भी ऑड, 6 - 3 ये भी ऑड, 10 - 5 14 - 7 180 - 75 75 नहीं होता। तुम लोगों ने ऊपर से कॉपी पेस्ट कर मारे, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? वीडियो भी बन रही है, बंदा सोच समझ के जवाब देता है। तो 180 - 75 105, तो ये भी ऑड कॉन्फ़िगरेशन है। दुख हुआ मुझे, लेकिन क्या कर सकते हैं, बस ये ऐसे ही डॉक्टर आ गए आजकल। ओके, एनीवेज, ऑड कॉन्फ़िगरेशन होने के बावजूद ये सारे हाईली स्टेबल है। तो ये एक्सेप्शंस हैं। अच्छा, दीज आर एक्सेप्शंस ऑफ ऑड कॉन्फ़िगरेशन। ये ऑड कॉन्फ़िगरेशन की एक्सेप्शंस मैंने आपको लिख के दी हैं सारी, कि ऑड कॉन्फ़िगरेशन होने के बावजूद ये बहुत ज्यादा स्टेबल है। अच्छा, तो ये मैंने आपको बताई डिफरेंट मेजर्स ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है।
अब हम चलते हैं और स्टडी करते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कर्व को। जी सही यूरेनियम की N to Z रेशो तो 1 से ज्यादा होती है ना? किसकी? यूरेनियम यूरेनियम की। Yes, sir. जी लेकिन ये तो अनस्टेबल है ना? अच्छा, इनका सवाल है कि सर यूरेनियम की N/Z रेशो 1 से ज़्यादा फिर भी अनस्टेबल है। तो मैंने आप लोगों को जैसे कि बताया कि हर न्यूक्लियस किसी एक स्टैंडर्ड को सेटिस्फाई कर रहा हो तो ज़रूरी नहीं कि बाकी दो भी सेटिस्फाई हो रहे हो। अब आप चेक करें तो 92 और 235 इवन ऑड कॉन्फ़िगरेशन। अब इवन ऑड की वजह से वो अनस्टेबल है। फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 7.5 है, उसकी वजह से भी वो अनस्टेबल है। तो अगर वो एक क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है तो दो क्राइटेरियाज को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, जिसकी वजह से वो अनस्टेबल है। अच्छा, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कर्व इट इज एक्चुअली अ ग्राफ बिटवीन पैकिंग फ्रैक्शन या बाइंडिंग फ्रैक्शन वर्सेस मास नंबर A। अच्छा, इस ग्राफ को हम डायरेक्टली इंपोर्ट कर लेते हैं और डिस्कस करते हैं इसके वेरियस रीजंस को। देखें साइज ठीक है, काफी आपको नजर आ रहे हैं। ओके, ग्राफ की शेप आप लोग देख सकते हैं कि इस ग्राफ में हम जा रहे हैं 0 से तकरीबन 240 तक ये ग्राफ ड्रॉ किया गया है। ठीक है, ऑनवर्ड भी ड्रॉ हो सकता है, इतना कोई मसला नहीं है। अब मास नंबर पे बेस्ड है, यहाँ पे सारी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 9876 यानी 0 से 9 तक गई है, लेकिन मैक्सिमम किसके लिए? आयरन 56 सबसे स्टेबल है, कितनी की? 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और पर यूनिट। अब देखिए इस ग्राफ की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसे एक्सप्लेन करें। क्या ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है? नहीं। ठीक है, पहली तो ये बात पता चली कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है। हमें इस ग्राफ की प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करना है कि हम इस ग्राफ से क्या स्टडी कर पा रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इस ग्राफ। इस ग्राफ की पहली कैरेक्टरिस्टिक, ग्राफ इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि 0 से 60 तक न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत तेजी से इंक्रीज हुई है। देखें बहुत तेज ग्रोथ है, यहाँ पे तो देखें सीधा सीधा जा रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे पीक आई हीलियम के लिए 7.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन, याद है कहीं। फिर यहाँ से डिप आई है लिथियम के लिए, लिथियम 6 के लिए भी और लिथियम 7 के लिए। उसके बाद ये फिर
दोबारा बढ़ा है, फिर थोड़ी सी डिप आई है 14 के लिए, 12 पे ज़्यादा है, नाइट्रोजन 14 के लिए कम है, फिर ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा है, फिर ये थोड़ा बढ़ता रहा। तो आप खैर ऐसे ना ड्रॉ करें आप लाइक एग्जाम में यूँ ड्रॉ कर सकते हैं कि ये ग्राफ एक तो 1 से स्टार्ट नहीं होगा, क्यों, ये ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हैं बिल्कुल इसी तरह, इसमें कोई भी मुज़ायका नहीं। यहाँ पे फिर आप आयरन को मेंशन कर दीजिएगा, और बाकी ये रीजन कौन से न्यूक्लियाई का होगा, लाइट 50 से 60 इंटरमीडिएट और ऑनवर्ड। तो ये मैं उसकी छोटी सी कॉपी ड्रॉ करके देखिए ग्राफ 2x से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि 1h के लिए कोई भी 1h1 के लिए कोई बाइंडिंग एनर्जी, उसमें तो खुद एक प्रोटॉन रहता है, दूसरा कोई न्यूक्लियन है ही नहीं, तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा 2x से। और देखो बाइंडिंग एनर्जी उसके लिए तकरीबन 1 से ज़्यादा है, ये 1h2 के लिए हमने शायद उस दिन देखी भी थी ना, वो 2.2 आ रही थी। तो बहरहाल सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि ग्राफ 0 से शुरू नहीं हो सकता, क्योंकि ना ही मास नंबर 0 हो सकता है और ना ही बाइंडिंग एनर्जी 0 हो सकती है, तो ग्राफ 0 से स्टार्ट नहीं लेगा। सो हम देख रहे हैं सबसे पहला रीजन किसके लिए, लाइट न्यूक्लियाई के लिए। लाइट न्यूक्लियाई के लिए क्या ऑब्जर्व किया हमने कि लाइट न्यूक्लियाई के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी है वो बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है, ये पहली बात हमने ग्राफ में ऑब्जर्व की, ठीक है। और इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं। दूसरी बात क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कौन से न्यूक्लियाई के लिए बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम है, नहीं कौन से न्यूक्लियाई के लिए, इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई के लिए। इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मैक्सिमम हो जाती है। और फिर हम क्या देख रहे हैं कि हैवी न्यूक्लियाई के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन स्लोली डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये तीन बातें तो आपको मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ा दी थी बगैर ग्राफ के, लेकिन वो ग्राफ भी एग्जैक्टली यही बातें बता रहे हैं। हाँ, हम साथ ये ऐड करेंगे कि हम देख रहे हैं कि लाइटर न्यूक्लियाई के लिए बाइंडिंग एनर्जी बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है, जैसे ही मास नंबर बढ़ता है शूट करती है नहीं करती। और ये मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, थोड़े से मास नंबर बढ़ने पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में काफी ज्यादा इंक्रीज आता है। थोड़ा सा ये देखो, अच्छा यहाँ पे आ जाते हैं हम, देखिएगा यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी कम है, ठीक है। मैं इससे थोड़ा सा भी आगे जाऊं, मतलब 2-3 न्यूक्लियाई ऐड हुए होंगे और ये बाइंडिंग एनर्जी शूट कर रही है कि नहीं। अच्छा, फिर उससे थोड़ा सा आगे जाऊं तो बाइंडिंग एनर्जी कुछ यहाँ आ रही है, यानी कम हुई है, यानी कि ग्राफ रेगुलरली ऊपर भी नहीं जा रहा, डिप्स भी है कि नहीं, है कि नहीं, अब देखें यहाँ पे, ठीक है। फिर हम जैसे जैसे आगे जाते जा रहे हैं लाइटर न्यूक्लियाई के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ती जा रही है कि नहीं। तो मास नंबर बढ़ने पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, यहाँ तक कि आखिरकार हम कौन से रीजन में एंटर हो गए 52-60 वाले रीजन में। वो रीजन कौन से न्यूक्लियाई का, इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई का है। और इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई की जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो सबसे, उसके बाद तो आप देखें स्लो डीके आ रहे हैं ना। अब यही तीन बातें आपने यहाँ पे लिखनी है, लाइटर न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी तेजी से इंक्रीज हो रही है, इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम है, हैवी न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी स्लोली डिक्रीज हो रही है। और फिर ठीक है, मैं ग्राफ खाली कर रहा हूँ बिल्कुल कि ये चीज हमें यहाँ पे नहीं चाहिए। अच्छा, फिर लास्ट थिंग इज वो क्या, 2 पॉइंट्स और ऐड करने, ये बताइए लाइट न्यूक्लियाई क्यों अनस्टेबल है, कौन से इफेक्ट की वजह से, सरफेस इफेक्ट। तो ये आपने यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे कि लाइट न्यूक्लियाई के अनस्टेबिलिटी की वजह क्या है, सरफेस इफेक्ट। तो अब बताएं ये स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए कौन सा रिएक्शन करेंगे, फ्यूजन। तो ये बात आपने लिख दी। अच्छा, फिर हैवी न्यूक्लियाई क्यों अनस्टेबल है, हाँ, तो वो अनस्टेबल है बिकॉज ऑफ कूलम्ब्स रिपल्शन, ठीक है। और वो स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए क्या करेंगे, फिजन रिएक्शन करेंगे। ये आपकी बाइंडिंग एनर्जी कर्व फुल बाय फुल एक्सप्लेन हो गई है, और मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आप लोगों को याद भी होगी इंशाल्लाह, ठीक है। अब क्या है ये सरफेस इफेक्ट और क्या है ये कूलम्ब रिपल्शन, ये दोनों डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सरफेस इफेक्ट डिस्कस करने के लिए यहाँ पे मैं एक न्यूक्लियस को ड्रॉ करता हूँ।
अच्छा, ऐसा है कि लाइटर न्यूक्लियाई में फॉर एग्जांपल मैं कंसीडर कर लेता हूँ लिथियम को तो लिथियम में कितने प्रोटॉन हैं? 3 तो ऐसा करते हैं 3 प्रोटॉन्स को लाइक ऐसे अरेंज करते हैं कि इनके दरमियान डिस्टेंस मैक्सिमम हो, ठीक है, और इक्वल हो, यानी 120 डिग्री ईच, और इनके दरमियान न्यूट्रॉन्स को रख देते हैं, ठीक है। अब आप देखें कि ये लिथियम है 3,6, ठीक है, Li36। अब लाइटर न्यूक्लियाई में अनस्टेबिलिटी की वजह सरफेस इफेक्ट है। तो सरफेस इफेक्ट क्या है कि लाइटर न्यूक्लियाई में प्रोटॉन्स एक दूसरे की रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए न्यूक्लियस की सरफेस की तरफ चले जाएंगे। वजह कूलम फोर्स का क्या फॉर्मूला है? Q1 Q2 by R स्क्वायर। अब सुने, ये वाला जो प्रोटॉन है ये इन दोनों की रिपल्शन भी फील कर रहा है, ये वाला इन दोनों की रिपल्शन भी, और ये वाला इन दोनों की, ये सारे एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? और हर एक प्रोटॉन पे कितने प्रोटॉन्स की रिपल्सिव फोर्स है? 2 प्रोटॉन्स की। तो अब अगर रिपल्शन कम करनी है तो इनके दरमियान डिस्टेंस, तो फोर्स कम हो जाएगी, समझ आई? लेकिन मसला क्या है, अब यहाँ पे 2 फोर्सेस काम कर रही हैं, इकट्ठे क्यों रह रहे हैं? स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग एनर्जी, उस बाइंडिंग एनर्जी की वजह से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स पैदा होती है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स, इट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स, और कूलम फोर्स इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। अब ये 2 बातें बड़ी काबिल गौर हैं। इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। कूलम फोर्स की लिमिट क्या है, कहां तक एक्सटेंड होती है? जितना R बढ़ता जाएगा F, R बढ़ेगा F। अब मैं R को कितना बढ़ा दूं तो कूलम फोर्स 0 होगी, इंफिनिटी, क्योंकि अगर मैं इंफिनिटी लिखूंगा ना तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी 0 होगा। इसका मतलब कि जितना भी दूर ज्यादा जाए प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन से, हमेशा दूसरे प्रोटॉन में उसको रिपेल करना है। इंफिनिटी में ले जाके रखेंगे, यानी फील्ड से बहुत दूर ले जाके रखेंगे, तब कहीं जाके वो फोर्स कम होगी। अब देखो, ये तो बड़ी सीधी सी बात है, अभी तो ये प्रोटॉन बड़े करीब है, क्यों? जे जिस न्यूक्लियस में रहते हैं उस न्यूक्लियस का साइज क्या है? -10⁻⁻14 मीटर। ये तो बड़ी दूर की बात है। अच्छा, एटम के साइज के मुकाबले में न्यूक्लियस का साइज 10,000 टाइम्स ज्यादा है, 10,000। तो मैं ये कहूंगा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की निस्बत प्रोटॉन इतना दूर नहीं है जितना प्रोटॉन की निस्बत इलेक्ट्रॉन दूर है। इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा दूर है, 10,000 टाइम्स ज्यादा दूर है एज कंपेयर टू प्रोटॉन। इसके बावजूद प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, और वो बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, जैसे हमने हाइड्रोजन एटम अगर पढ़ा हो, बोहर मॉडल आपने पढ़ा हो, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ती है। अब वहां पे भी बॉन्ड तोड़ने के लिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, तो ये फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आप जितना भी दूर चले जाएं, रिपल्सिव फोर्स फिर भी तो डोमिनेंट रहेगी ना। अच्छा, ये फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये तो शॉर्ट रेंज फोर्स है। अब जरा देखो इस बात को मैं हाईलाइट करता हूँ, ठीक है। ये रही आपकी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो कहती है नहीं भाई मैं शॉर्ट रेंज हूँ, डिस्टेंस ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। कूलम फोर्स तो लॉन्ग रेंज फोर्स है। अच्छा, ये बताओ कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या कूलम फोर्स? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नेचर की सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है, क्योंकि रिपल्शन होने के बावजूद इकट्ठे तो रह रहे हैं ना, तो मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो बेचारी शॉर्ट रेंज भी है। शॉर्ट रेंज मैं मिसाल के तौर पे आपको कहता हूँ कि अगर आपकी कूलम फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है, F is equal to K Q1 Q2 divided by R square, तो आपकी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स फर्स्ट कीजिए कि अगर वो इनवर्स क्यूब लॉ को फॉलो करती है,
यहाँ पर डिस्टेंस डबल करने से फोर्स कितने टाइम कम होगी? 4 टाइम। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस डबल करने पर 8 टाइम। 9 नहीं बेटा, आजकल 2 का क्यूब 8 है, 9 नहीं है। आपने 3 का स्क्वायर कर दिया 2 का क्यूब लेने की बजाय। ये मेरी हर क्लास में एक ना एक ऐसा सियासतदान जरूर होता है, ठीक है। अब मैं इसको जरा सा, क्योंकि ये एग्जाम लगाए कि सर आपने डॉटेड फॉर्म में लिखा था, मैं कह रहा हूँ 2 का क्यूब लो तो 8 आएगा, 3 का स्क्वायर नहीं लेना। इसी तरह आप लोगों को मैं पढ़ाता कुछ हूँ, आप समझते कुछ हैं, फिर पेपर में कुछ लिखते हैं, फिर कहते हैं नंबर एग्जामिनर नहीं दिया, हमने तो सही लिखा था। तो अगर डिस्टेंस डबल करने पर आपकी कूलम फोर्स 4 टाइम कम हुई है, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स 8 टाइम कम हुई है। मैं मिसाल दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला नहीं है, लेकिन मिसाल दे रहा हूँ कि वो बहुत शॉर्ट रेंज है। अब बताओ नुकसान होगा कि फायदा जब ये सरफेस पे जाएंगे? हाँ, क्योंकि कूलम रिपल्जन इतनी कम नहीं हुई जितनी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कम हो गई है। तो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड सरफेस इफेक्ट। तो अब समरी सुनो, सरफेस इफेक्ट क्या है? पहले फोर्सेस की नेचर को अंडरस्टैंड करना था। फोर्स, कूलम फोर्स एक लॉन्ग रेंज फोर्स है जो दूर दराज के चार्ज पार्टिकल्स को भी इफेक्ट कर रही होती है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक शॉर्ट रेंज फोर्स है। ये शॉर्ट रेंज फोर्स सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करती है, न्यूक्लियस से बाहर एग्जिस्ट नहीं। इसका मतलब ये कि जितना न्यूक्लियॉन एक दूसरे के करीब होंगे उतनी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा होगी, जितना वो दूर जाते जाएंगे वो तेजी से डिक्रीज होगी। अब हुआ क्या? छोटे न्यूक्लियाई में न्यूक्लियॉन से फैसला किया, प्रोटॉन से फैसला किया कि हम कूलम रिपल्जन को ओवरकम करने के लिए न्यूक्लियस की सरफेस पे चले जाएंगे। हम सरफेस पर जाएंगे तो क्या होगा? कूलम रिपल्जन कम हो जाएगी। कूलम रिपल्जन तो कम हो जाती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स उससे भी ज्यादा कम हो जाती है। इसका नतीजा क्या होता है? अनस्टेबिलिटी। तो जो लाइटर न्यूक्लियाई अनस्टेबल है, तो वो अनस्टेबल किस वजह से है? सरफेस इफेक्ट की वजह से है। समझ आ गई बात? इसलिए फिर आपने क्या देखा? अब इधर देखो, इधर सिर्फ एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन और डले, तो इधर देखो अब इनका डिस्टेंस कम हो गया कि नहीं? सिमेट्री चेंज हो गई, एक्चुअली डिस्टेंस कम हो गया कि नहीं? इनके दरमियान डिस्टेंस कम हुआ कि नहीं? पहले तो ज्यादा था ना, अब डिस्टेंस कम हो गया ना। अब डिस्टेंस कम होगा तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा हो जाएगी, कूलम रिपल्जन भी ज्यादा होगी, लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अच्छा देखो, अगर ये डिस्टेंस हाफ हो गया तो ये कितने टाइम इंक्रीज होगा? 4 टाइम। लेकिन अगर ये हाफ हो गया तो 8 टाइम। तो अगर ये 4 टाइम बढ़ रहा है तो वो 8 टाइम। तो बताओ स्टेबिलिटी बढ़ी है कि नहीं? Yes. This is what has happened in surface effect. अब कूलम रिपल्जन को देखो, हैवी न्यूक्लियाई में तो सरफेस इफेक्ट पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? हाँ? बहुत ज्यादा न्यूक्लियॉन है ना। अब हैवी न्यूक्लियाई में तो न्यूक्लियॉन बहुत ज्यादा है, तो डाल देते हैं यहाँ पे। ये रहा हमारा एक हैवी न्यूक्लियस, तो अब इसके अंदर प्रोटॉन्स भी ज्यादा हैं और न्यूट्रॉन्स भी ज्यादा हैं, और उनके दरमियान फासला बहुत कम है। तो अब होना तो ये चाहिए था कि यहाँ पे स्टेबिलिटी होती, ऐसा है कि नहीं? और फिर हैवी न्यूक्लियाई में न्यूट्रॉन्स की तादाद भी ज्यादा है, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों है? ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि क्यों हैवी न्यूक्लियाई में न्यूट्रॉन्स की तादाद ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स। तो यहाँ पे मैं बहुत से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फिल कर देता हूँ जस्ट टू मेक इट क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। ये मैंने बहुत से न्यूट्रॉन भी यहाँ पे डाल दिए, ठीक है। अब ये काफी हैवी न्यूक्लियस बन चुका है। अब यहाँ पे सरफेस इफेक्ट वाली कोई गुंजाइश नहीं है। इसकी एग्जांपल आपको ऐसे देता हूँ। क्लास में सारे बच्चे खामोश बैठे हैं, लेकिन 2 स्टूडेंट्स आपस में बातें कर रहे हैं, क्या होगा? पूरी क्लास डिस्टर्ब होगी कि नहीं? तो ये 2 स्टूडेंट्स, तो फॉर एग्जांपल ये 2 स्टूडेंट हैं, ये बैठे हैं, ये बातें कर रहे हैं, तो ये अपने इमीडिएट नेबरहुड में भी स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं, मुझे भी कर रहे हैं, और आखिर तक सारे स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं। लॉन्ग रेंज फोर्स, कूलम फोर्स इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। तो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद एक प्रोटॉन न्यूक्लियस के हर
प्रोटॉन को रिपेल कर रहा होता है। न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हर प्रोटॉन न्यूक्लियस के हर एक प्रोटॉन को रिपेल कर रहा होता है। लेकिन ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है ये सिर्फ और सिर्फ इमीडिएट नेबरहुड में है। यानी कि अब ये बताएं, ये प्रोटॉन इस प्रोटॉन को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है या दोनों करता है? दोनों। ये कौन सी फोर्स की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे? न्यूक्लियर। कौन सी फोर्स की वजह से रिपेल करेंगे? कूलम फोर्स। अब क्योंकि इनका डिस्टेंस बहुत कम है तो कौन सी फोर्स डोमिनेंट है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। समझ आई कि नहीं आई? तो अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन यही दो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हर प्रोटॉन को रिपेल कर रहे हैं। तो अब देखो ये रिपल्जन इस तक भी जा रही है, इस तक भी जा रही है, इस तक भी जा रही है, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी। अब ये पूरा नेटवर्क है जो फैला हुआ है इसकी रिपल्जन का। समझ आ रही है कि कितना कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है कि ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हर प्रोटॉन को रिपेल कर रहा है अपनी रिपल्सिव फोर्स की वजह से। तो अब तो जंग छिड़ जाएगी। अट्रैक्शन सिर्फ इमीडिएट नेबरहुड में होगी और रिपल्जन थ्रू आउट द वॉल्यूम। तो अब जंग छिड़ेगी तो जिसका बैलेंस ज्यादा होगा वो न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल होगा, जिसका बैलेंस कम हो रहा होगा उसकी अनस्टेबिलिटी ज्यादा। और जब ये बैलेंस खराब हो जाता है तो फिर क्या होता है? रेडियो एक्टिव डीके। फिर वो न्यूक्लियस कूलम फोर्स ओवरकम कर देती है, न्यूक्लियस तोड़ देती है और आपके पास रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस आ जाता है। समझ आई कि नहीं आई? अब सवाल ये कि आप लोगों को ये समझ आई कि हैवी न्यूक्लियाई क्यों अनस्टेबल है? किस वजह से? कूलम रिपल्जन। क्यों कूलम रिपल्जन की वजह से? कि कूलम रिपल्जन की वजह से हर प्रोटॉन न्यूक्लियस में मौजूद तमाम प्रोटॉन्स को रिपेल करेगा, लेकिन अट्रैक्शन सिर्फ इमीडिएट नेबरहुड में होगी। जैसे ये स्टूडेंट इस स्टूडेंट को मार्कर दे सकती है या अपने साथ या अपने आगे या अपने पीछे, लेकिन क्या ये वो तीसरी चौथी रो में अपना हाथ एक्सटेंड करके मार्कर दे सकती है? तो जहां तक हाथ एक्सटेंड होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, लेकिन ये तो इमीडिएट नेबरहुड है। अब इसके बाहर यही प्रोटॉन न्यूक्लियस के तमाम प्रोटॉन्स पर कौन सी फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा? कूलम रिपल्जन। तो अब होगा क्या कि कूलम रिपल्जन डोमिनेट हो जाएगी और न्यूक्लियाई क्या हो जाएंगे? अनस्टेबल। अब अल्लाह ताला से बड़ा फिजिसिस्ट तो कोई हो नहीं सकता। अब आप एक चीज नोटिस करें कि इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स के साथ साथ क्या मौजूद है? अब प्रोटॉन दो इंटरेक्शंस में हिस्सा ले रहे हैं, रिपल्जन में भी हो, लेकिन न्यूट्रॉन सिर्फ अट्रैक्शन में हिस्सा लेते हैं, वो रिपल्जन में हिस्सा। तो वो आएंगे अपने मास को एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, वो एनर्जी क्या कहलाएगी? और वो कमी क्या कहलाएगी? मास में मास डेफिसिट कहलाएगी। अब न्यूट्रॉन से अपना मास दिया है तो सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स पैदा हो रही है, सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स। तो जितनी न्यूट्रॉन्स की तादाद ज्यादा होगी उतनी अट्रैक्शन भी ज्यादा। इसलिए हैवी न्यूक्लियाई में न्यूट्रॉन्स की तादाद प्रोटॉन से, ताकि वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बैलेंस को इंक्रीज करें, मेंटेन नहीं इंक्रीज करें, और न्यूक्लियर फोर्स ओवरकम कर जाए स्ट्रॉन्ग कूलम रिपल्जन को। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ओवरकम कर जाए कूलम रिपल्जन को। समझ आ गई? इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो फिर हम